और फिर अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो फिर उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या करना है, निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देंगे, एनर्जी देंगे। जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी का नाम क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। सिर्फ इतनी एनर्जी के इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करें, डिसलॉग करें, यहाँ से निकालें, रिजेक्ट मतलब है कि इसको एजेक्ट करें यहाँ से। इस इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दरकार है, उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म केटाइंस। अब इसको हम मेजर करते हैं किलोजाउल पर मोल, किलोजाउल पर मोल, क्योंकि हम सिर्फ एक एटम के ऊपर काम नहीं कर सकते, सिंगल एटम के ऊपर काम नहीं किया। एक मोल लेकर, एक मोल को हम फ्री एटम में कन्वर्ट करेंगे, आइसोलेटेड एटम्स, फिर उसके बाद गैस स्टेट में उनको हम कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो फिर इसका यूनिट क्या है, किलोजाउल पर मोल। ठीक। अब आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखिए इस गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हो तो फिर हम लिक्विड स्टेट में क्यों नहीं मेजर करते, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि एलिमेंट के एटम अगर लिक्विड स्टेट में हो तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी तो हम जो एनर्जी देंगे, वो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी हम देंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो एनर्जी इस फोर्सेस को ब्रेक करने में भी इस्तेमाल होगी। जैसा कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन एटमों के बीच में, तो इस फोर्सेस को ब्रेक करने में भी इस्तेमाल होगी। अब हमें नहीं पता कि टोटल एनर्जी में से कितनी एनर्जी इन बीच में जो फोर्सेस हैं उसको ब्रेक करने में लगी है और कितनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी है। तो इसलिए हम लिक्विड स्टेट में नहीं लेते। कौन से स्टेट में लेते हैं, गैसियस में, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि सिर्फ जो एनर्जी हमने दी है वो कितनी लगी है, और वो टोटल जो एनर्जी हम देंगे सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल हो। इसलिए हम एटम को गैसियस स्टेट में ले आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी फैक्टर्स को देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन। सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पहला फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जरा देखें, एटम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज, एक एटम है जिसके ऊपर फर्ज करो यहाँ पे हम जान लेते हैं, इधर इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है, और दूसरा एटम आपके पास है जिसके ऊपर 12 प्रोटॉन है। अब इस 11 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस, जिसके ये इस न्यूक्लियस के वैलेंस, इस न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम है और इसका होल्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, कम होगा। इसकी अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चार्जेस हैं, न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ। ये आप जानते हैं कि दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे चार्जेस, यहाँ पे 11 प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और इधर 11 प्रोटॉन है कम, और इधर क्या है 12 ज्यादा, 13 14, जितनी ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद होगी न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। लेकिन इस केस में ये है कि शेलों की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम शेल हो तो फिर साइज सेम, शेलों की तादाद सेम हो तो उस वक्त न्यूक्लियर चार्ज का हम इफेक्ट जरा देख लें। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, हायर दी न्यूक्लियर चार्ज, हायर विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी, हायर विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी, विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी। वजह यह है न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉनों की तादाद ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, ज्यादा। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको स्ट्रांगली बाउंडेड है इसके साथ, और इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो निकालना मुश्किल होगा तो इसके लिए एनर्जी जो देंगे वो ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अब ये न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है लेकिन लूजली बाउंड है एज कम्पेयर टू, या इस न्यूक्लियस के मुकाबले में, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे वो एनर्जी इसके मुकाबले में कंपेरेटिवली लेस होगी। अच्छा, दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब ये फैक्टर भी वाजे हैं कि एक एटम का साइज बड़ा है और दूसरे एटम का साइज, एक एटम का साइज बहुत बड़ा है और दूसरे एटम का साइज छोटा है। एटम का और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है इसमें, और इसमें एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस कम है।
यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ ज़्यादा हो तो फिर इस न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम, ये लूजली बाउंड होगा। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा, निकल सकता है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। और इसका होल्ड, इस न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज जब छोटा होगा तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, अब ये हमें पता है कि चार्जेस, ये दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा, जितना कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्गर होंगी। तो ये भी हम बता सकते हैं, स्मॉलर द एटॉमिक साइज हायर विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, और इसके बाद हम तीसरा जो फैक्टर है वो शील्डिंग इफेक्ट है। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हमने देखना है। शील्डिंग इफेक्ट से मुराद ये है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है। अब ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ढांप रहे हैं और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कम कर देते हैं। अब इस कमी का नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। अब बीच में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, शील्डिंग इफेक्ट उतनी ज़्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस को ज़्यादा ढांपेंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस तक कम कर देंगे और इसका फिर न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, कम होगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। फर्ज कर लो हमारे पास ये एक, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है के आसपास दो इलेक्ट्रॉन है, शील्ड करने वाले दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास एक और न्यूक्लियस है जिसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शील्ड कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इधर शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ऊपर वाले एटम में क्या है, कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने से, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है। और तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट का क्या आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोअर द शील्डिंग इफेक्ट हायर विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और चौथा जो फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चौथा फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब ये जो फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि जैसा कि आपके पास कोई शेल है, वैलेंस शेल है, यहाँ पे वैलेंस शेल है। अच्छा, जब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि आपकी जो लास्ट वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के अंदर जो सब शेल है, लास्ट सब शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट सब शेल की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट सब शेल के जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि लास्ट सब शेल अगर फर्ज करो पी है, तो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हर एक ऑर्बिटल में लास्ट जो सब शेल का हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको कहेंगे कंप्लीटली फिल्ड। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और जब स्टेबल है तो एटम की इस हालत में जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्स्ट्रा स्टेबल, एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और इस कॉन्फ़िगरेशन को एटम छोड़ना पसंद नहीं करता। तो इससे इलेक्ट्रॉन ने जब निकालेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो इससे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको डिस्टर्ब करना मुश्किल है, तो इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए क्या होगी, ज़्यादा। अगर लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है और ना कंप्लीटली फिल्ड है, ना कॉन्फ़िगरेशन, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये ना एग्जैक्ट हाफ है। जैसा कि फ़र्ज़ कर लो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर मतलब है कि ये पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब ये कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यह इसी तरह अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो या इसी तरह 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एग्जैक्ट ना हाफ है ना कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो ना एग्जैक्ट हाफ हो ना कंप्लीटली फिल्ड हो, उसको कहेंगे
पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और ये लेस स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। अब याद रहे ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ पी और एस के लिए, मतलब पी के लिए नहीं, एस के लिए भी है। ये देखें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ये का कम्प्लीटली फिल्ड है। और इसी तरह डी के लिए भी है, डी के 5 ऑर्बिटल हैं, डी में भी ये सिचुएशन पाई जाती है। तो अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है सब में तो वो हाफ फिल्ड होगी। अगर पी उसमें अगर मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन है, हर एक में 2-2 है, तो फिर वो क्या होगी, कम्प्लीटली फिल्ड। और यही सिचुएशन उधर भी होगी। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा, और नीचे इसमें पार्शियली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। अब हमने ट्रेंड देखना है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा आप अब ट्रेंड देखना है कि हम पीरियड में देखें कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ थर्ड पीरियड, क्योंकि हमने थर्ड पीरियड को डिस्कस करना है। तो थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो थर्ड पीरियड में हम किसी भी पीरियड में जाएं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। और इसकी वजह क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाएं, जैसा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर इस तरतीब से आगे जाएं। ज़रा देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होता जा रहा है। तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। और दूसरा फैक्टर ये कि साइज भी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एज व्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल। तो ये दो फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना पीरियड। ठीक है, इसी तरह में जनरल अगर आपको ग्रुप की हम बात करें, ग्रुप की बात करें, ग्रुप में किसी भी, वैसे हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स जिसका हेलोजन्स वगैरह। तो उसमें भी किसी भी ग्रुप में हम जाएं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। और वजह क्या है, यहाँ पे वजह ये है कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी, इंक्रीज। ये दो फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक, ग्रुप की बात ये है। अब हम पीरियड में, थर्ड पीरियड में हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं। एक यहाँ पे सोडियम की मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी और एल्यूमिनियम के आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में, मैग्नीशियम होना तो ये चाहिए कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसके एटॉमिक साइज भी छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। लेकिन एल्यूमिनियम के मुकाबले में मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के मुकाबले में मैग्नीशियम की ज़्यादा है, एक ये। दूसरा यहाँ पे फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है सल्फ़र के मुकाबले में, हालांकि सल्फ़र का एटॉमिक रेडियस छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, अब इसकी वजह की तरफ आते हैं। ये दो एक्सेप्शंस है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी है कि मतलब है कि ये दो जगहों पे फॉल क्यों आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों फॉल कर रहा है। हालांकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दो ऐसे एलिमेंट से, एक है मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम में फॉल आ रहा है, दूसरा आपके पास सल्फर में फॉल आ रहा है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह को हम देखते हैं। तो वजह यह है कि हम पढ़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ से आपने निकालना है, 2s से निकालना है, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p से निकालना है, जो 2p 2s2 और 2p1 कन्फिग्रेशन है। 2p1 कन्फिग्रेशन है तो p के अंदर कितने, p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी दो ऑर्बिटल क्या है, बाकी दो ऑर्बिटल इनपिटी है। अब सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी कन्फिग्रेशन है, ये कन्फिग्रेशन पार्शियली फिल्ड है, ना एग्जैक्ट हाफ है ना कंप्लीटली फिल्ड है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ये क्या है, फुल फिल कन्फिग्रेशन है। तो फुल फिल कन्फिग्रेशन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यही वजह है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। इसी तरह हम फास्फोरस में जाए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो p यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p, यहाँ 2p के बजाय यहाँ पे 3p1 है, यहाँ 3p यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। अब आप इसके अंदर जाए तो यहाँ पे 3p क्या हो जाएगा, 3p4। तो 3p4 में हर एक ऑर्बिटल के अंदर ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन नहीं है, पार्शियली फील्ड कन्फिग्रेशन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। तो ये कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है, इसके आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फास्फोरस की और सल्फर की कम होगी। ये दो रीज़न है। एक सेम पीरियड में हम जाए तो यहाँ पे एक फॉल कर रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर और दूसरा सल्फर में, और रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है।
हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है, और इसी तरह फुल फील्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है पार्शियली फील्ड के मुकाबले में। मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन फुल फिल है, कम्प्लीटली फिल है, और इसी तरह एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन हाफ मतलब पार्शियली फिल्ड है। और इसी तरह आप जाएँ फास्फोरस की कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड, जबकि सल्फ़र की कन्फिग्रेशन पार्शियली फिल्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन जी कम है। अब हम लास्ट ये देखें, ये क्या सिर्फ थर्ड पीरियड में ये सिचुएशन है? नहीं, हर एक पीरियड में। अब हम जाएं इसी तरह, आप ऊपर चले जाएं सेकंड पीरियड में, आप जाएं यहाँ पे सेकंड ग्रुप 2A एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से उसकी उनकी आयनाइजेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसा कि हम देखें बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरान के मुकाबले में, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन हर एक एलिमेंट हर एक पीरियड में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड था, आपने इसको जहन में बैठाना है। आखिरी बात में आपको इस आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से कि आयनाइजेशन एनर्जी की से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ये इसका मेटालिक करेक्टर कैसा है। इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से लॉस होंगे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और मुश्किल से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो ये मतलब है कि इसका मेटालिक करेक्टर कम होगा। और दूसरी आखिरी बात ये है कि इसकी मदद से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से एटम के किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।